हाँ तो बच्चों, रे ऑप्टिक्स की कुछ खास कंसेप्ट न्यूमेरिकल में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिएगा। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि जो म्यू है वो 1/sin c होता है, और म्यू जो है c/v के बराबर ही होता है। तो यहाँ से हमारा v आ जाता है। तो बच्चों इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन में एक बात ये कही गई है कि अगर TIR हो रहा है, रेज जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, और सराउंडिंग मीडियम एयर है, जैसे ग्लास से एयर में जा रही है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। सराउंडिंग मीडियम एयर है, लेकिन अगर सराउंडिंग मीडियम कोई और लिक्विड है तो यहाँ पर एयर की जगह लिक्विड आ जाएगा, है ना। और जैसे पानी है तो डब्ल्यू म्यू जी आ जाएगा। जैसे अब देखिए दूसरे केस में क्या है, ए म्यू जी की जगह डब्ल्यू म्यू जी, क्योंकि जो है रेज है ना वो ग्लास से वाटर में जा रही है, और डब्ल्यू म्यू जी जो है वो एकदम से नहीं निकलता है, वो एम यू जी बाई एम यू डब्ल्यू से निकलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। जैसे कि पहले वाले केस में आप देखिए कि ये तो है ग्लास, और जो रेज हैं वो TIR उनका हो रहा है एयर में। तो यहाँ जो म्यू होगा वो होगा म्यू जी अपॉन म्यू ए, जिसको आप ए म्यू जी कह सकते हो। लेकिन दूसरे केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जैसे ये फॉर्मूला लगाया ना, sin c इक्वल टू 1/म्यू। म्यू डेंसर मीडियम का होता है विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, और रेयर मीडियम ऊपर एयर है। लेकिन इस केस में आप देखिए कि यहाँ पर बच्चों कोई लिक्विड हमने सपोज कीजिए फिल कर दिया है। ये देखिए कोई लिक्विड यहाँ पर फिट कर दिया, जैसे ये वाटर है, फिर फॉर्मूला लगाएंगे sin c इक्वल टू 1/म्यू, लेकिन म्यू ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू वाटर। समझिए बच्चों। और ये जो डब्ल्यू म्यू जी है, ये एक बड़ा ही फेमस रिजल्ट है। ये होता है म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। म्यू जी बोलो या ए म्यू जी बोलो, एक ही बात है, ए म्यू डब्ल्यू बोलो। तो ये 9/8 आएगा, ऊपर 3/2 और नीचे 4/3 से 9/8 आता है। तो ये उल्टा करेंगे तो ये आपका 8/9 आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा। तो यहाँ से C जो आ जाएगा वो साइन इनवर्स 8/9, ये आंसर आएगा। मेन बात यह है कि सराउंडिंग मीडियम के रेस्पेक्ट में होता है। ये इसका एक मेन कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, और देखिए किस टाइप से होगा। बच्चों ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है कि एक प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हो रहा है, और पहले यहाँ पर आप सोचिए कि ये जो P पॉइंट है यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, और ये जो Q पॉइंट है यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। और एक मेन बात यह है कि इस प्रिज्म के राइट फेस में एक लिक्विड है, कोई यहाँ पर ये लिक्विड है जिसको हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू एल बोल दिया है, या म्यू1 बोल दिया है, चलो म्यू1 बोल दिया है ना बच्चों। तो अब इसमें आपसे पूछा है कि इस एंगल की वैल्यू बताओ कि यहाँ पर TIR हो जाए। TIR हो जाए का मतलब ये तो हो गया C। अब आप sin C का फॉर्मूला लगाएंगे। sin C इक्वल टू 1/म्यू होता है म्यू ऑफ डेंसर मीडियम, जहाँ से रे जा रही है, विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो यहाँ पर जो म्यू है बच्चों, ये जो म्यू है ये होगा म्यू ऑफ डेंसर मीडियम यानी कि ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम यानी कि लिक्विड। तो ये आपका हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू एल। जैसे म्यू जी को मैंने म्यू2 बोला है, और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 बोला है। तो इसलिए जब मैंने म्यू2 बाई म्यू1 किया, म्यू की वैल्यू को म्यू2 बाई म्यू1 किया, तो म्यू1 ऊपर चला गया। जैसे मैंने कहा कि ये म्यू की वैल्यू है, तो 1/म्यू कितना हो गया, म्यू1 बाई म्यू2। ये बात यहाँ पर इन्होंने रखी है, इस बात को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर वैल्यू पुट करिए इन्होंने, फिर ये C निकाल लिया है। यानी कि जब ये एंगल आ गया बच्चों, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट लगाया गया है कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन के दौरान ये एंगल और ये एंगल, इनका सम जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। मतलब R1 प्लस I2, R1 प्लस I2, R1 प्लस
I2 बराबर होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो I2 हमने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं 45 डिग्री। तो इस तरह से R1 भी निकाल लिया 30 डिग्री, R1 30 डिग्री निकाल लिया। फिर यहाँ पर हमने रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला साइन आई बटे साइन R1 लगा दिया। यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, यानी कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। यहाँ सराउंडिंग मीडियम एयर है, ये देखिए। तो यहाँ जो म्यू है ये होगा आपका ए म्यू जी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट इसके अंदर है बच्चों। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। इसको पढ़िएगा क्वेश्चन को, और अच्छा कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। इसके बाद ये रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि एक जो है एक कांच का या जो है ना वो स्फेरिकल ग्लास सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है बच्चों, 20 है। एक पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही है, तो U जो है 100 हो गया, और एयर है μ1 1 है, μ2 1.5 है। बताना है कि किस पोजीशन पे इमेज बनेगी, V पूछा है। तो देखिए रेयर से डेंसर लाइट जा रही है, तो μ1 अपॉन माइनस U, μ2 अपॉन B, μ2 माइनस μ1 अपॉन R। मेन बात समझने की है, इस फार्मूले में जो माइनस है वो तो डेरिवेशन के दौरान आया है, लेकिन जब भी इसमें वैल्यू लिखेंगे UVR की, वो साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे। तो U चूंकि नेगेटिव है, इंसिडेंट रे के अपोजिट नापा गया है कि U का नेगेटिव यहाँ पर आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, सॉल्व करके हमारा आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही ये 4th क्वेश्चन भी है, इस टाइप से आप करेंगे। और ऐसे ही ये एक और क्वेश्चन है। अब एक और हम खास कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चों। ये भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंस मेगा फार्मूला। लेंस मेगा फार्मूले से अगर आप इस फार्मूले को लगाते हैं, लेंस मेगा फार्मूले को, तो बच्चों जो हमारा कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसमें लेफ्ट वाली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो प्लस होती है, और राइट वाली जो है वो माइनस होती है। ये बात ध्यान रखेंगे। इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड आती है, इसलिए ये वाली इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, ये वाली इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। वहीं अगर एक कॉन्केव लेंस आप लेते हैं बच्चों तो उल्टा हो जाता है बच्चों। उसमें जो ये वाली है इंसिडेंट रे इधर से आती है, ये जो है आपकी जो है पहली वाली जो सरफेस है ये माइनस R हो जाती है, जिसको हम R1 कह सकते हैं। और यहाँ पर R1 ये वाली है जो प्लस होती है, और यहाँ पर जो R2 है माइनस R, अगर बराबर है तो, अदरवाइज अलग वैल्यू रखेंगे। मतलब कन्वेक्स में और कनकेव में उल्टा सिचुएशन यहाँ पर है। तो बच्चों अब देखते हैं अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा था R1 प्लस R, ये वाला मैंने आपको बता दिया है। और तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन था। चलिए हम आगे चलते हैं बच्चों। ऐसे ही एक 8वां क्वेश्चन है, ये 8th क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए ये कहा गया है कि यहाँ पर देखिए एक डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉनकेव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इन एयर, रेडियस कर्वेचर दोनों की समान है। बाद में उसको पानी में डिप कर दिया गया, नई फोकल लेंथ बनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, देखिए पहले वाले केस में जब आप देखिए 1/f इक्वल टू फार्मूला होता है म्यू माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये होता है। तो फर्स्ट केस में जो ये जो म्यू है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, तो पहले केस में जो लेंस है बच्चों वो तो ग्लास का है और विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो ए म्यू जी होगा, यानी कि म्यू जी अपॉन म्यू ए, यानी कि 3/2/1, यानी कि ये हो गया आपका 3/2। लेकिन दूसरे केस में देखिए बच्चों, जब आप देखेंगे कि जो म्यू है ये बदल गया, म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, सपोज कीजिए कि हमने कोई लिक्विड डाल दिया है ना, पानी भी हो सकता है, कोई लिक्विड डाल दिया, तो ये ऐसे हो गया बच्चों, और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये जो एल म्यू जी है ना बच्चों, एल म्यू जी, ये हो गया म्यू जी अपॉन म्यू एल, ये बात समझने वाली है। और उस परिस्थिति में जो फोकल लेंथ है वो बदल जाएगी, वो एफ डैश हो जाएगी। तो आप यहाँ पर आइए, देखिए पहले उन्होंने ये फॉर्मूला लगाया, म्यू की जगह लेगा ए म्यू जी लिया, वैल्यू डाली, एफ की वैल्यू नेगेटिवली क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, और ये जो आर है ये हो गया है। हाँ, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस के लिए एफ मैंने -15 यहाँ पर लिया गया है।
तो पहले वाले केस में एम्यूजी जो है लगा के आर आ जाएगा, और दूसरे केस में एफ की जगह एवरेज ले लिया और यहाँ हो गया म्यू जी बाई म्यू एल। तो यहाँ से नई फोकल लेंथ जो है वो इतनी आ गई। ये एक बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। इसके बाद हम देखते हैं सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही होगा, और ये 11th क्वेश्चन जो है ये सब कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। और एक 10वें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक मैजिशियन जो है एक लेंस को पानी में डिप करता है और वो लेंस डिसअपियर हो जाता है। तो उसकी सिचुएशन ये होती है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पानी मतलब जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर अगर होगा तो वो उसमें जो है डिसअपियर हो जाएगा बच्चों, है ना। तो म्यू2 बराबर म्यू1 से इसको पढ़ लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। और बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक 12th क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, ये भी जो है उसी लेंस पे का फॉर्मूला रखा है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। और एक क्वेश्चन इसमें यहाँ पर दे रखा है, ग्राफ देख सकते हैं आप। ग्राफ में देखिए लेंस का क्वेश्चन है U20 है V20 है ना, और उसे आप F निकाल लेंगे बच्चों। ये सिंपल क्वेश्चन है, ग्राफ की मदद से किया गया है इसको। ऐसी क्वेश्चन नंबर 14 में देखो ये लेंस का क्वेश्चन है, और इसमें ये मैंने डायग्राम यहाँ पर बना रखा है। इस क्वेश्चन क्या है, बीच में लेंस है, राइट साइड में पर्दा है, पर्दे पर रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज कन्वेक्स लेंस से ही बनती है, तो ये कन्वेक्स लेंस है। इसमें टोटल जो है ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट और पर्दे के बीच की डिस्टेंस 90 है। तो हमने मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है लेंस से x दूरी पर है, तो इमेज डिस्टेंस होगी 90 माइनस एक्स। फार्मूले में u बराबर माइनस एक्स लगाएंगे और v बराबर प्लस 90 माइनस एक्स लेंगे, और चूंकि इमेज रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड है, 2 गुनी दे रखी है, तो m बराबर -2 यहाँ पर लिया गया है। इसकी मदद से बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे हो जाएगा आपसे। इसी बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। इस 15 क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जो u है ना, वो जो है कभी कभी पॉजिटिव भी आ सकता है अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को 15 क्वेश्चन में देखिए, एक डाइवर्जिंग लेंस है, रेज आ रही है, फोकस हो रही है किसी बिंदु पर, यहाँ पर फोकस हो रही है। अगर लेंस नहीं होता तो ये रेज यहाँ पर फोकस होती, लेंस रखने पर ये फैल कर यहाँ फोकस हो गई। तो कहाँ पर फोकस हुई है, v आपको दे रखा है, f दे रखा है, u निकाला है। u उसमें पॉजिटिव आएगा क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में इसको नापा गया है। यही u पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 17 में भी देखा गया है बच्चों। इसमें एक मेन बात यह है, इसको देखिए, इसमें जो है बच्चों, जो इस वाले लेंस से इमेज बनती है ना यहाँ से यहाँ तक, वो आती है सॉल्व करने पर इसका जो v आता है वो 24 आएगा, 24। और उसके बाद ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 24 माइनस 14 यानी कि 10। इस वाले लेंस के लिए u होगा 10, और वो भी प्लस 10 होगा, क्योंकि इंसिडेंट की डायरेक्शन में हमने u वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसमें u प्लस होगा, फिर आप v निकालेंगे। ये मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने लिया था बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। और इसी तरीके से ये 16 क्वेश्चन पावर वाला है हो जाएगा। 18 क्वेश्चन जो है ये भी उसमें भी जो है ना सेम है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ऐसे ही 19 हो जाएगा बच्चों। और ये जो 20 क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, और आप जानते हैं एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल एंड बैक क्वेश्चन जो सिलेबस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ये कहा गया है फोकल लेंथ दे रखी 0.5 मीटर, पावर पूछी है, कन्वेक्स लेंस है तो प्लस d पावर हो गई। दूसरे वाले केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले साइड की है 9, दूसरी की है 15। जैसे मान लीजिए एक सरफेस तो ऐसे हो गया, और एक सरफेस तो सपोज करो बच्चों ऐसे हो गया, इतना कर्वेचर लिए, और दूसरा जो है मैंने कहा थोड़ा लेस कर्वेचर हो गया, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई 9, है ना, +9। और इसकी मैंने बताया था नेगेटिव होगी -15, R1 +9 R2 -15। और सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पर निकल जाएंगे, म्यू निकाल लेंगे। और उसके बाद इसके तीसरे पार्ट में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये प्रिज्म पहले रखा गया है एयर में, फोकल लेंथ है लेंस 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, और बाद में इसको हमने डाल दिया है पानी में। तो बच्चों पहले आएगा AμG यानी कि μg बाई μa पहले केस में एयर में, और दूसरे वाले केस में आएगा μg/μw है बच्चों। इस टाइप से आपसे कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और ऐसे ही ये 21 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन भी जो है ना, इसमें जो है पहले लेंस से जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, लेकिन u जो है यहाँ से घटा के आएगा, ऐसे ही सो ऑन। ये कंसेप्ट में डिस्कस कर लिया है। 24 भी पावर का है, ऐसे ही 25 भी हो जाएगा बच्चों। अब एक अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, एक वो है आपके प्रिज्म के क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में बच्चों देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CBSE 2008 में आया हुआ है। इसमें कहा गया है कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 60 है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 3/4 एंगल ऑफ प्रिज्म है, यानी कि ये 45 आ गया। और एक खास बात इसमें कहा गया है कि मिनिमम डेविएशन है बच्चों। मिनिमम डेविएशन आप जानते हैं, अगर आपको याद हो कि जब डेल्टा होता है डेल्टा m,
और उस परिस्थिति में बच्चों E बराबर I होता है ना। आपको पता है कि प्रिज्म में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। एक ये होता है डेल्टा प्लस ए बराबर I प्लस ई, है ना, और दूसरा होता है कि R1 प्लस R2 बराबर एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दूसरा होता है बच्चों। लेकिन जब मिनिमम डेविएशन होता है डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम होता है तो E बराबर I हो जाता है और R1 बराबर R2 हो जाता है, जिसको आप R कह सकते हैं। और उस परिस्थिति में ये फार्मूला हो जाता है डेल्टा एम प्लस ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, आपके पास भी समय कम है मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। यहाँ पर I आ जाएगा A प्लस डेल्टा एम बाई 2, और यहाँ से बच्चों जो R1 R2 R है तो ये 2R बराबर A, R बराबर A बाई 2। अरे बच्चों ये फार्मूला और ये फार्मूला मिनिमम डेविएशन में वैलिड होता है, और जब मिनिमम डेविएशन नहीं है तो ये फार्मूला वैलिड होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या गया, मिनिमम डेविएशन है तो R बराबर A बाई 2 लगा दिया। उसके बाद बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर, जो स्नेल का नियम है वो लगा दिया। म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम ये लगा दिया। स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए लगा दिया बच्चों। ऐसे ये क्वेश्चन ये 29 है, सीबीएसई में आया हुआ है बच्चों। इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बोला मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन के समय बच्चों जो ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये बेस लाइन के पैरेलल होती है, पैरेलल होती है। ये बात उन्होंने घुमा के बोली है कि ये क्यू आर पैरेलल है, तो आप समझ जाइए मिनिमम डेविएशन है तो आर बराबर ए बाई 2, और फिर वो पहले जैसे क्वेश्चन हो जाएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, ये पेपर में आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 30 वही है, ये पहले भी आपको बता रखा है कि यहाँ पर TIR हो रहा है तो ये एंगल निकालो, पहले भी ये क्वेश्चन आया है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, 2 बार ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि कई बार आया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में इक्विलेटरल प्रिज्म है बच्चों। इक्विलेटरल प्रिज्म में एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है, म्यू दे रखा है, म्यू दे रखा है, और मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा 31। और यहाँ पर आप देखिए हम आ जाते हैं इस रियोप्टिक्स के आखिरी सेक्शन में, वो है हमारा टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें जो आईपीस होता है, आईपीस वही काम करता है जो सिंपल माइक्रोस्कोप करता है। तो आईपीस देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो एमओ होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ, वो तो होता है VO अपॉन माइनस UO, ये होता है। और प्रैक्टिकल उसको देखते हुए VO को हम दोनों लेंस के बीच की दूरी L ले लेते हैं, है ना, फाइनल रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, और इसको हम UO को FO ले लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत पास होती है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव के, है ना। बच्चे न्यूमेरिकली प्रिसाइसली बोले तो ये होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको ऐसे भी ले लेते हैं। ये MO है, मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। और जो आईपीस का मैग्निफिकेशन होता है वो बच्चों आता है D अपॉन UE, जबकि इमेज लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन बन रही है। UE बराबर जो है आगे सॉल्व करते हैं इसको, आपको याद होगा तो 1 प्लस D अपॉन F हो जाता है, ये फार्मूला 1 प्लस D अपॉन F हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि जब ये तो तब की बात है जब फाइनल इमेज बन रही है D पर, एट D 25 सेंटीमीटर बन रही है। लेकिन अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने तो उस सिचुएशन में आप याद रखेंगे कि ये जो हमारा जो रिजल्ट है बच्चों, ये हमारा जो रिजल्ट है ME का, ये थोड़ा चेंज हो जाता है। ME आप सीधे याद रखिए, समय कम है, पूरा एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, बस याद रख लीजिए। ME 1 हट जाता है यहाँ से, नॉर्मल एट इन्फिनिटी, फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रही है तो ऐसे हो जाता है। अब ये बात मैंने यहाँ पर समझाई है, और ये इसमें कहा गया है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर। तो उसमें जो है ME जो है D अपॉन F हो गया, M बराबर MO इंटू F होता है। यहाँ से जो है सॉल्व करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है बच्चों, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 क्वेश्चन में वो जो मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल फार्मूला L अपॉन F वाला लगता है, वो यहाँ पर लगा दिया है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर आ गई है बच्चों। ऐसे ही ये जो आपका जो 34 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों। इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आपको होगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसमें क्या दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव फोकल, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो देखिए 4, आई पीस है। आई पीस की देखिए 10 सेंटीमीटर बच्चों। माइक्रोस्कोप में आई पीस की फोकल लेंथ जो है ना ऑब्जेक्टिव से थोड़ी सी बड़ी होती है, हालांकि दोनों की कम होती है, जैसे 4 और 10 लगभग छोटी हैं दोनों। उसके बाद ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -6 रखी है। ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर रखा हुआ है, ये जो है 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दे रखी है। इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है, यहाँ पर ये बन रही है V बराबर D पर ये इमेज बन रही है बच्चों। आपसे पूछा है कि आप जो है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ बताइए। प्यारे बच्चों देखो,
यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये तो होगी ऑब्जेक्ट की इमेज की दूरी, यानी कि ये वीओ हो गया, और ये हो जाएगा यूई, ये हो जाएगा यूई, ये हो जाएगा वीओ। पहले बच्चों वीओ और यूई का सम, यानी कि पहले हमें निकालना होगा, वीओ निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मूला लगाया ऑब्जेक्टिव के लिए और सॉल्व करके हमने वीओ निकाल लिया, और उसके बाद हमने मैग्नीफाइंग पावर पूछी थी वीओ अपॉन यूओ, माइनस साइन छोड़ दिया न्यूमेरिकली और ये आंसर आ गया 7। उसके बाद हमें यूई निकालना होगा। फिर हमने आईपीएस के लिए फॉर्मूला लगाया बच्चों, आईपीएस के लिए ये फॉर्मूला हमने लगाया है, आईपीएस के लिए ये फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया है बच्चों, और फिर हमने जो है यूई निकाल लिया। उसके बाद वीओ और यूई को जोड़ दिया। हालांकि देखिए यूई जो है नेगेटिव में आएगा, लेकिन जोड़ते समय दूरी निकालनी है तो हम न्यूमेरिकल लेंगे, वीओ और यूई को ऐड कर देंगे बच्चों। यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में जो है सोल्यूशन यहाँ दे रखा है वीओ प्लस यूई, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए वीओ प्लस यूई मैंने सॉल्व कर दिया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 19.14 इसका आंसर आया है। ऐसे ही बच्चों जो है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्वेश्चन हो गया, और ऐसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप के और भी क्वेश्चन हैं बच्चों। और यहाँ पर एक ये क्वेश्चन है देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से, सीबी सैंपल में आया है कि हमें टोटल मैग्नीफाइंग पावर 30 गुनी चाहिए, तो नेट मैग्नीफिकेशन 30 हो गया, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 1.25, आईपीएस की 5। देख सकते हैं एफ एफ थोड़ा सा बड़ा है लेकिन दोनों ही छोटे होते हैं। आपको एम पूछा है, आपने वो प्रैक्टिकल फार्मूला एल अपॉन एफ 1 + g/f लगा दिया और आपका लेंथ यहाँ पर निकल गई है बच्चों। 39 क्वेश्चन है ये वाला। और उसके बाद ऐसे ही 38 क्वेश्चन सीबीसी में पूछा गया है, एम बराबर एम इंटू एम से हो गया है। उसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं टेलीस्कोप पर, लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। एक स्मॉल टेलीस्कोप है, एक स्मॉल टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस से फोकल, देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होती है, आईपीएस की छोटी होती है, और आईपीएस की 5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ टेलीस्कोप में बहुत बड़ी होती है, 150 सेंटीमीटर के आसपास दे रखी है, और आईपीएस की 5 दे रखी है बच्चों। और इस क्वेश्चन में एक जो है ना, एक टावर है, उससे देखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सपोज कि ये टावर है, ये टावर एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये 3 किलोमीटर यानी कि 3000 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, तो tan अल्फा बराबर 100/3000 से निकाल दिया, और यही अल्फा हमने इधर ले लिया, यहाँ पर हो गया इमेज की हाइट अपॉन में जो है ये फोकस पर बनता है ना ऑब्जेक्टिव के, तो h/f4 दोनों को हमने इक्वेट कर दिया बच्चों और सॉल्व करके निकाल लिया है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये वाला एंगल अल्फा बराबर होगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, हालांकि ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जैसा हो गया, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, tan अल्फा h/3000, tan अल्फा बराबर h/f4, यहाँ से निकल जाएगा। ये टेलीस्कोप का क्वेश्चन था बच्चों। ऐसे ये 41 BC रिलेटेड जो है क्वेश्चन है बच्चों। और एक और देखिए टेलीस्कोप में ट्यूब लेंथ निकालने का क्वेश्चन आ जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है। और टेलीस्कोप की सिचुएशन ऐसी होती है बच्चों कि इसमें आप देखिए कि ये वाला ऑब्जेक्टिव तो बड़ा होता है और आईपीएस छोटा होता है। देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे, मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया जाता है, ऐसे ऐसे ये इमेज बनती है ऑब्जेक्टिव से, और ये जो है इसके लिए काम करती है उसका, ये छोटा वाला होता है। और फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बने तो नॉर्मल एडजस्टमेंट, और अगर फाइनल इमेज बने वहाँ पर डी पर तो ये हो जाता है नियर पॉइंट वाला। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एफ दे रखा है 50, एफ 5, डी 25, यानी कि इमेज जो है नियर पॉइंट पर बन रही है, हाईएस्ट मैग्नीफाइंग पावर वाला केस है, दूसरा वाला केस। ऑब्जेक्ट -200 पे दे रखा है और मैग्नीफाइंग पावर पूछिए, ट्यूब लेंथ पूछिए। तो हमने क्या किया, ये इमेज बन रही है इस वाले लेंस से, तो इसमें आपको जो है यू दे रखा है -200 और एफ दे रखा है, हम इसका वीओ निकाल लेंगे। यहाँ देखिए ये फॉर्मूला हमने लगाया है और बच्चों हमने वीओ निकाल लिया है। ये देखिए ये हमने वीओ निकाल लिया। वीओ निकालने के बाद बच्चों हमने एमओ का फॉर्मूला होता है वीओ अपॉन यू, है ना, वीओ अपॉन यू हमने यहाँ पे लगा दिया है, एमओ निकाल लिया। फिर हमने आईपीएस को पकड़ा और आईपीएस के लिए फॉर्मूला लगाया लेंस फार्मूला, इसमें यू निकाल लिया। फिर इसका मैग्नीफिकेशन वी अपॉन यू निकाल लिया और नेट मैग्नीफिकेशन एमओ इंटू एमई होता है, और ट्यूब की लेंथ हो गई वीओ प्लस यू बच्चों। इस टाइप से आपसे कर लेंगे। एक और क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है जब फाइनल इमेज डीपर बनती है, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर हमारा आ गया है बच्चों। और इस तरीके से ये एक और क्वेश्चन है, ये 44 क्वेश्चन लेंस मेगा फॉर्मूले का वही क्वेश्चन है जो पहले एयर में रखा हुआ है, तो म्यू लिक्विड में रखा है तो म्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी।
3 बार मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। 45 क्वेश्चन है, इसमें जो है ये कहा गया है कि एक सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, ये डाइवर्ज हो गई है, ऐसे मुड़ गई है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल 30 पूछा हुआ है, तो यहाँ पर डेल्टा आपको दे रखा है बच्चों, और आई 60 दे रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है 30 दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है वो नहीं है बच्चों, इसमें मिनिमम डेविएशन नहीं है, तो हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे I1 प्लस I2 या I1 प्लस ई बराबर ए प्लस डेल्टा, और यहाँ से हमारा I2 आ गया है 0 डिग्री, यानी कि ये नॉर्मल से एंगल बनाती है ना इमर्जेंट रे, वो I2 यहाँ पर होता है बच्चों। ये वाला जो एंगल यहाँ पर है ना, ये एंगल ऑफ इमरजेंस, ये वाला I2 0 आ गया। I2 0 का मतलब ये है कि ये रे खुद ही नॉर्मल है, नॉर्मल से एंगल बना रही 0, यानी कि जब यहाँ पर जो एंगल ऑफ इमरजेंस कह लो या एंगल ऑफ, इसको उन्होंने I2 बोल दिया है, ये 0 आ गया, इसका मतलब है कि इमरजेंट रेस परपेंडिकुलर, यही बात यहाँ पर सिद्ध करनी थी बच्चों, और ये हो गया। इसके बाद इन्होंने म्यू निकालना था, म्यू निकालने के लिए यहाँ पर आप देखिए इन्होंने एक फॉर्मूला लगाया, ए बराबर R1 प्लस R2 होता है ना, ये बिना मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन है, R2 0 है, और सॉल्व करके इन्होंने ये म्यू निकाली है बच्चों। ये क्वेश्चन था हमारा 45 क्वेश्चन। ऐसे ही ये 47 क्वेश्चन भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का है बच्चों, और इसमें भी दोनों को सम करके देखिए वही वाली बात है, VO प्लस UE निकाली है। सब क्वेश्चन में वही चीज़ ट्यूब लेंथ पूछते हैं, वो पहले VO निकालना पड़ता है लेफ्ट वाले लेंस से, फिर UE निकालना पड़ता है राइट वाले लेंस से, और इस तरह से सॉल्व करके आ जाता है बच्चों। और इस टाइप से आप सब क्वेश्चन कर लेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का बच्चों, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आप देखिए कि हम सारा कुछ कर लेते हैं रिएप्टिक्स में, और फिर आ जाता है सबसे आखिरी टॉपिक, बड़ा फंस जाते हैं फिर हम। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि बड़ा सिंपल है, ये मैंने न्यूटन वाला बनाया है कि रेज आ रही हैं और आने के बाद ये प्लेन मिरर से टकरा के यहाँ पर ये आईपीस है, आईपीस की फोकल लेंथ एफ है, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ एफ है, और इसका आपको क्वेश्चन में क्या किया है कि इस वाले मिरर की, हालांकि स्पेरिकल मिरर सिलेबस में नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग टाइप मिरर, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मिरर का कॉन्सेप्ट आएगा, बाकी कोई सिलेबस में मिरर नहीं है आपके। तो मिरर की फोकल लेंथ R/2 होती है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 दे रखी है, 80/2 40 हो गया, और आई पीस की 1.6 दे रखी है, M बराबर FO/P, ये 25 आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ आपको ये बात क्लियर समझ में आई होगी। आई होप इन सवालों को आप करेंगे, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो 100% आपके पेपर में आएंगे न्यूमेरिकल्स। तो हैप्पी लर्निंग बच्चों, उनको करना, जो सवाल मैंने डिस्कस नहीं किए उनको अपने आप ट्राई करना, बट जो मैंने डिस्कस किए उनको जरूर करना। ओके बच्चों, बाय।